दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, आज देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 ल्यूसेंट से लिया गया है। ये पूरा इंग्लिश में होगा और उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि अभी के लिए बनाया गया है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। और स्टार्ट करते हैं फ्लोटेशन को। फ्लोटेशन होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एक साइंस की फिजिक्स की एक क्विज स्टार्ट कर दी है। मैंने पहला क्विज अपलोड हुआ है जिसमें लोगों का बहुत प्यार देखने को मिला और इसके अंदर मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। दोस्तों, हमारा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद नहीं रहता, अपितु आपको ये बताना मकसद रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करते हैं। वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके बताना होता है आपके लिए। वहां पर जो ऑप्शन गलत होते हैं वो भी बताना होता है कि ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ है। और सारे ही ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि सारे ही ऑप्शन अपने आप में एक टॉपिक होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है उन वीडियोस से। तो क्विज को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, किसी भी हाल में क्विज को आपको जो है नहीं छोड़ना है। आपको क्विज देखना ही देखना है और क्वेश्चन खुद से भी लगाने हैं। अगर क्वेश्चन खुद से लगा पाते हो अच्छे से तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अदरवाइज आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोटेशन से। फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटेशन कहते हैं किसको, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है बॉयंट फोर्स। फ्लोटेशन समझ लेते हैं। पहला फ्लोटेशन होता है क्या है, जब कोई भी सब्सटेंस या फिर यूं कहें ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पर तैरता रहता है तो इसको फ्लोटेशन कहते हैं। ये तैर भी सकता है और ये डूब भी सकता है, दोनों बातें हो सकती है। अगर ये तैर रहा है तो इसको बोलेंगे फ्लोटेशन। तो हम यही चेक करने वाले हैं फ्लोटेशन कब होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एक फोर्स जिसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड के ऊपर आप कोई भी पदार्थ को रखते हैं और ऐसा पदार्थ जिसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ध्यान देना आपको, लेस है इस लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऐसे सब्सटेंस जो करते हैं वो फ्लोट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो करते हैं वो फ्लोट करते हैं, वो तैरते हैं। देखिए, ओबियस है, कोई एक भारी लिक्विड है उसके ऊपर एक कोई लाइट वेट रख दिया जाए, फिर हल्की चीज रख दी जाए, वो तो तैरेगी ही तैरेगी। क्यों तैरेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। देखो, डेंसिटी बच्चों को बहुत अच्छे तुर्रमखां बच्चों को डेंसिटी के बारे में नहीं पता होता है डेंसिटी क्या होती है। मैं आपको डेंसिटी समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि डेंसिटी शायद आपको भी थोड़ी कम पता होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेंसिटी मैं समझा देता हूँ। डेंसिटी क्या, सपोज दैट आपके पास 2 सब्सटेंस है या फिर 2 क्यूब हैं। 2 क्यूब है जो कि सेम है, बिल्कुल एक से हैं क्यूब। तो इन दोनों क्यूबों के यूनिट वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में, देखो जब दोनों एक से हैं तो वॉल्यूम दोनों का एक सा हो गया। इस वॉल्यूम में जितना मास होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। तो डेंसिटी क्या है, यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो फिर डेंसिटी में फर्क कहां आता है, डेंसिटी में चेंजेस कहां आते हैं। डेंसिटी में चेंजेस ऐसा आते हैं, सपोज दैट आपके पास ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये और ये ऑब्जेक्ट का शेप मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया, लेकिन दोनों हैं सेम, दोनों सेम ही है, लेकिन ये किस चीज का, वुड का है, और ये किस चीज का, ये है आयरन का। तो अब क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम तो है दोनों का, लेकिन मास किसके अंदर ज्यादा होगा, ओबियस है आयरन के अंदर मास ज्यादा होगा वुड के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही होता है डेंसिटी का सिस्टम। अब सपोज दैट लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जो हैवी होते हैं और बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जो लाइट होते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई लिक्विड है, इसके ऊपर आपने दूसरा लिक्विड डाल दिया तो हो सकता है वो इसके ऊपर एक लेयर बना ले। जैसे कि पानी के ऊपर अगर आप कोई ऑयल डाल देते हैं तो वो एक लेयर के रूप में ऊपर एडेसिव के रूप में चिपक जाता है। तो ऐसे लिक्विड जो ऊपर वाला लिक्विड क्या कहलाएगा, कम डेंसिटी वाला कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, ज्यादा डेंसिटी का। तो आप समझ रहे हैं ना, ज्यादा डेंसिटी की चीज हमेशा नीचे ही जाती है।
इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये कोई गिलास है, इसके अंदर मैंने लिक्विड डाला कोई, तो वो लिक्विड यहां जाकर बैठ गया। इसके अंदर एक लिक्विड और डाला, वो इस लिक्विड के ऊपर आ गया, यहां आ गया। फिर इसके अंदर मैंने एक लोहे का टुकड़ा डाला, तो लोहे का टुकड़ा जो है, लोहे का जो आयरन है वो नीचे आकर बैठ गया। तो इस कंडीशन में एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है और एक है ये सब्सटेंस। अब आपसे पूछ रहा हूं, इसको सब्सटेंस ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए। तो मेरा सवाल ये है, इन तीनों में से किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? तो तीनों डेंसिटी में सबसे ज्यादा डेंसिटी उसकी होगी जो सबसे ज्यादा नीचे जाकर बैठा होगा, मतलब सी वाला। देखो सी वाला ए के अंदर भी डूब चुका है, तो इसका मतलब ए से तो भारी होगा, तो सी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? सी वाले को अब खत्म कर दीजिए क्योंकि सी की तो सबसे ज्यादा आ गई। अब बचता है ए और बी। अब देखिए ए ऊपर है या बी ऊपर है, तो पता चलेगा कि बी ऊपर है, तो इसका मतलब बी हल्का होगा, तो बी की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ए की डेंसिटी हो जाएगी दूसरे नंबर पर ज्यादा, और बी जो होगा वो सबसे हल्का होगा। तो कहने की बात यह है, इन सब बातों का कंक्लूजन यही है कि जो हल्के होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो हमेशा तैरते हैं, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाते हैं। और अगर ऐसा हो, तीसरा केस ये होता है कि जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी और जिस पदार्थ को आप डाल रहे हैं, जिस सब्सटेंस को आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी अगर इक्वल है तो क्या होगा? तो अगर ऐसा हो जाए कि दोनों की इक्वल है, तो इस कंडीशन में जो आपने सब्सटेंस डाला है वो इमर्ज होकर तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, नीचे नहीं पहुंचेगा, बीच में ही तैरता रहेगा। तो ये कंडीशन होती है। जैसे कि सबमरीन की कंडीशन, सबमरीन क्या होती है? वो पानी के अंदर डूबती हुई चलती है, और जो नाव होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं। तो यही कंडीशन है, नाव की डेंसिटी कम रखते हैं, सबमरीन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। पहला बॉयंट फोर्स था, इसमें बॉयंट फोर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। अब सपोज दैट आपके पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड पर कोई नाव या फिर कोई बोट इस तरह से रखी है। बोट सही करके नहीं बनी, अब बनी बोट अच्छे से। अब इस बोट के इस वाले सरफेस पे जो कांटेक्ट में आ रहा है वाटर के, इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस फोर्स को ही बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ये बॉयंट फोर्स जो है, जो कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस है उसको फ्लोट कराने के लिए यूज होता है, तो ये बॉयंट फोर्स है। इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, इसको फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोलते हैं। ये तीन नाम है इसके, फोर्स ऑफ बॉयंसी, अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स। तो ये बॉयंट फोर्स है। अब ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इस बोट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा, अब देखो ये जाहिर सी बात है, बोट यहाँ डिस्प्लेस करेगी वाटर को, जितने कॉन्टैक्ट में आ रही है उतने ही मतलब डिस्प्लेस करेगी, और इसका जितना वेट होगा अपने वेट के इक्वली डिस्प्लेस करेगी। अब ये कंडीशन आ चुकी है कि बोट इस टाइम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो जितना ऊपर को फोर्स लग रहा होगा इतना ही बोट नीचे को फोर्स लगा रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स है ये, इस फोर्स के इक्विवेलेंट अमाउंट में वेट डिस्प्लेस करेगा ये बोट। तो बोट जो वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट जो होगा वो होगा इस फोर्स के इक्वल। जितना फोर्स होगा उतना वेट होगा। ये था इसके अंदर। अब देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही था जो मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। इसमें क्या था, जब किसी सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर या तो होली मतलब पूरी तरह से या फिर पार्शियली कुछ आधा इमर्ज किया जाता है, तो जो एपरेंट वेट होता है बॉडी का, वो इक्वल होता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है बॉडी, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है बॉडी उसके वेट के। तो जाहिर सी बात है, मैं अभी इसमें समझा चुका हूं लेकिन एक बार फिर और समझा रहा हूं कि अगर आपके पास लिक्विड है, इसके अंदर आपने कोई सब्सटेंस डाला और जितना ये सब्सटेंस वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट इस पर लगने वाले अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है, जितना इसके अंदर वेट के अंदर कमी हमको दिखाई देगी, जितना वेट के अंदर कमी दिखाई देगी इस बोट के। अब देखिए बोट इसके ऊपर आ गई है, तो बोट का एक्चुअल में तो कमी नहीं होगी लेकिन फील होगा कि हाँ इस बोट जो है हल्की लग रही है। अब जाहिर सी बात है, कोई पानी के अंदर आदमी है
तो वो तो बोट को बहुत आसानी से उठा सकता है ना, क्योंकि बोट पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर को, अपवर्ड फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स हेल्प करेगा, तो इसका एपरेंट वेट जो होता है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास एक बाल्टी है या फिर कोई मग है, पानी के अंदर रखा है, पानी के अंदर से उसे निकाल कर लेकर आओगे बाहर को, तो आप पानी के अंदर तो हल्का लगेगा, लेकिन जैसे पानी के बाहर आएगा आपको बहुत ज्यादा भारी लगेगा। पानी के अंदर कम क्यों लगा? क्योंकि उसके एपरेंट वेट में कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वाटर भी उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा था, तो अपथ्रस्ट फोर्स आपको हेल्प कर रहा था उठाने में। तो यही था। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन देख लेते हैं, कुछ फ्लोटेशन के नियम है। तो फ्लोटेशन के नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सपोज दैट जिस लिक्विड के अंदर आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी D1 है और जिस सब्सटेंस को आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी D2 है। तो ये D1 अगर D2 के बराबर है, मतलब दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो ये इमर्ज होकर अंदर ही अंदर डूबता हुआ उसको फ्लोट करेगा। लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी या फिर D1 जो है, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है D2 से, तो D2 वाला ऊपर तैरेगा। मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना वो ऊपर रहेगा, कहने जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। अब सपोज दैट कि जो D2 सब्सटेंस मैंने डाला है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर जो होगा वो ऊपर होगा। तो इस कंडीशन में मैंने वाटर के अंदर अगर लोहे का कोई पीस डाल दिया जाए तो पीस नीचे आकर बैठ जाएगा, तो वाटर ऊपर दिखाई देगा, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा। तो ये था लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर। अब आता है कुछ मेटा सेंटर हाइट के बारे में और कुछ बोयेंट सेंटर के बारे में, देख लेते हैं इसको भी। इसी तरह से अगला टॉपिक आता है सेंटर ऑफ बोयेंसी। सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होती है, इसको अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। सेंटर ऑफ बोयेंसी एक्चुअली आपको मैं बता चुका हूं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्लोट कर रहा है, सपोज दैट ये फ्लोट कर रहा है इस लिक्विड के ऊपर, तो इस पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा ना, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन पर ही फोर्स लग रहा होगा जो सेंटर होगा। ये तो बोयेंसी फोर्स है, इस बोयेंसी फोर्स का सेंटर भी होगा जहां पर ये फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, तो वो सेंटर ही कहलाता है सेंटर ऑफ बोयेंसी। सेंटर ऑफ बोयेंसी वही सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ बोयेंसी। अब एक होता है सेंटर ऑफ बोयेंसी, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो पॉइंट होता है जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, या फिर यूं कहें वो पॉइंट होता है जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को वर्क कर रहा है। सपोज दैट ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं, मैं इसको इस तरह से बना दूं और ए ले जाऊं ऊपर और बी ले जाऊं इधर, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, मतलब यहाँ पर इस तरह से लग रहा होगा नीचे को फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे को लग रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट जो कहलाता है इस बॉडी का, क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अब लिक्विड के अंदर जब कोई बॉडी को इमर्ज किया जाता है तो उस पर उसका अपना खुद का पहली बात तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बॉडी का, और एक हो गया सेंटर ऑफ बोयेंसी जो कि बॉडी पर वाटर के थ्रू लग रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर एक बनता है मेटा सेंटर। तो वो कैसा फॉर्म होता है बता देता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं कि सपोज दैट कोई बॉडी ये है, बॉडी ए को देख लीजिए आप, ये ए है ये बी है। ए जिस कंडीशन में ए फ्लोट कर रहा था उस कंडीशन में जो बोयेंसी फोर्स, सेंटर ऑफ बोयेंसी का डायरेक्शन था अपवर्ड डायरेक्शन, उसी पॉइंट पर लाई कर रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर लाई कर रहा हो और उसी पॉइंट पर लाई कर रहा हो सेंटर ऑफ बोयेंसी, तो इस कंडीशन को माना जाता है कि ये स्टेबल कंडीशन में है। मतलब इस कंडीशन में जो है किसी तरह का इसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, ना ही ये प्लेन हमारा जहाज क्रैश करेगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से तैरता ही रहेगा। अब सपोज दैट पानी के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो नाव का मैं डायग्राम बना देता हूँ, सपोज दैट ये नाव है, तो कुछ ये हो, अगर ये हाइट हो गई नाव की, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि देखिए ये इस पॉइंट पर लग रहा होगा, यहाँ पर लग रहा होगा सेंटर ऑफ बोयेंसी फोर्स, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज दैट इस बॉडी का ये था, तो वो नीचे को वो लग रहा होगा बिल्कुल वर्टिकल नीचे को लग रहा होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है थोड़ा सा पास में, थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, ये लग रहा होगा सेंटर ऑफ बोयेंसी और यहाँ से लग रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब देखिए जब दो पैरेलल फोर्स लगते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब घूमेगा। इससे ये पता लग रहा है कि ये नाव जो है ये इस तरह से घूमेगी, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और उन दोनों की डायरेक्शन से ये पता लग रहा है कि ये घूमेगा। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली तो ये थी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस नाव के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था वो ये जा रहा था इस तरह से, और सेंटर ऑफ बोयेंसी जो था वो सेंटर ऑफ बोयेंट जो था वो ये जा रहा था। जहां ये दोनों वर्टिकल एक दूसरे को कट करते हैं वो होता है पॉइंट मेटा सेंटर। वो यहाँ ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, यहाँ तो घिचपिच हो गई यार। यहाँ देखते हैं, देखो ये बॉडी थी, ये बॉडी है, तो ये इस पर लग रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे को, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नीचे को लग रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाव के साथ जिस परपेंडिकुलर एक्सिस से पास हो रहा था वो थी ये। और जब बोयेंट फोर्स यहाँ लग रहा है, क्योंकि यही कॉन्टैक्ट में है, बोयेंट फोर्स यहाँ लग रहा है, तो बोयेंट फोर्स का जो परपेंडिकुलर था वो इसको यहाँ काट रहा था, ग्रेविटेशनल वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर को यहाँ काट रहा था। तो ये पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर जितना कम होता है, देखो मेटा सेंटर बहुत कम है, मेटा सेंटर बहुत कम है, तो जितना कम मेटा सेंटर होता है उतने ही चांसेस रहते हैं जहाज के डूबने के। तो ये कंडीशन रखी जाती है कि मेटा सेंटर ज्यादा नीचे ना आए, मेटा सेंटर अधिक हाइट पर रहे। देखो जितनी कम हाइट होगी, मेटा सेंटर सपोज दैट यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया तो फिर डूब जाएगा। तो मेटा सेंटर ऊपर ही रहे, मेटा सेंटर नीचे ना आए, तो ये पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। पहली बात तो मेटा सेंट्रिक हाइट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर ऑफ बोयेंसी के नीचे ही होनी चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को एक ही लाइन में आ जानी चाहिए। कहने की बात है ये, बस कुछ ऊपर हो जानी चाहिए ग्रेविटी और नीचे होनी चाहिए बोयेंसी फोर्स का डायरेक्शन या फिर पॉइंट। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा स्टेबल मानी जाती है बॉडी। अब अगले टर्म आती है डेंसिटी। डेंसिटी मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए देखो रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आपको एक चीज की डेंसिटी पता होनी चाहिए, वो है वाटर की डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों चेक करते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वॉल्यूम होता है, वाटर वॉल्यूम जो होता है वो होता है मिनिमम। अब ये क्या केस हो गया, आपने तो नई चीज सुन ली। तो मैं आपको बता देता हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आग को इस वाटर को गर्म किया जाता है तो इनिशियली वाटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो सिकुड़ता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिकुड़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हर बॉडी के अंदर एक्सपेंशन आने शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी, वाटर के अंदर भी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो सिकुड़ा, तो वो पॉइंट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जहां तक मैक्सिमम सिकुड़ चुका होगा, वाटर जो है कंडेंस हो चुका होगा, मतलब सिकुड़ चुका होगा, तो इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो यही पॉइंट तो है जहां पर हमें डेंसिटी सबसे ज्यादा मिल सकती है इस लिक्विड की, वाटर की। तो इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब वाटर के साथ ही क्यों डेंसिटी कंपेयर की जाती है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में रहता है, इसकी बहुत ज्यादा, इसका रिजर्वायर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अर्थ पर पाया जाता है। तो इस पर ही रिसर्च की गई, इसकी डेंसिटी पता होने के साथ साथ तो बाकी जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसकी डेंसिटी इस वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की गई। कंपेयर का मतलब क्या है, ये चेक की गई कि जो सब्सटेंस हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या वाटर से कम है। अगर वाटर से ज्यादा है तो कह देंगे इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा, इसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है मतलब 1 से ज्यादा है। अगर देखो ये वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो मतलब क्या हुआ, 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, तभी तो नीचे वाली वैल्यू डिवाइड करके 1 से ज्यादा वैल्यू देगी। तो इसका मतलब ऊपर वाला सब्सटेंस थोड़ा हायर डेंसिटी का है, और अगर 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब यूपर वाला सब्सटेंस कम डेंसिटी का है। अब आता है, अब ये चूंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है ये एक डेंसिटी का रेशियो है, तो इसने ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, तो क्रॉस आउट होकर कट जाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी जो मेजर की जाती है वो की जाती है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी मेजर की जाती है। और इसके बाद जो आता है वो आता है डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन, डेंसिटी जो सी वाटर की डेंसिटी होती है वो नॉर्मल वाटर से ज्यादा होती है, इसीलिए सी वाटर पर बहुत ज्यादा इजी रहता है स्विम करना। अगला आता है जो आइस फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर,
आइस फ्लोट करते हैं तो उन आइस का, सपोज दैट ये वाटर है तो आइस फ्लोट करते हैं तो उसका 1/9 पार्ट ही ऊपर दिखाई देता है, और सॉरी 1/10 पार्ट ही उसका ऊपर दिखाई देता है और 9/10 पार्ट नीचे दिखाई देता है। तो बहुत थोड़ा सा पार्ट ऊपर दिखाई देता है, बहुत बड़ा पार्ट नीचे दिखाई देता है तैरता हुआ, मतलब नीचे रहता है। तो 9/10 पार्ट रहता है नीचे, 1/10 पार्ट रहता है ऊपर। अगला पॉइंट है कि जो आइस फ्लोट करता है वाटर के अंदर, वाटर वेसल के अंदर, पूरा मेल्ट होने पर वाटर वेसल के लेवल को किसी तरह का कोई चेंज नहीं करता है। तो ये चीज क्या है, सपोज दैट आपने किसी पॉट के अंदर वाटर रखा, उसके अंदर आपने आइस के कुछ पीस डाल दिए। जैसे ही आप आइस के पीस डालोगे तो आप देखोगे कि इसके लेवल में थोड़ा सा राइज हो गया, इसका लेवल वाटर का राइज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि पूरा जब आइस मेल्ट कर जाएगा तो इसके लेवल पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जो वाटर का लेवल बढ़ चुका है, क्या ये लेवल और ज्यादा बढ़ेगा फ्लोट आइस के पूरी तरह से मेल्ट होने पर? तो जवाब है बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि आइस ने जितना लेवल इंक्रीज करना था वो तो कर दिया ना पहले ही। अब ये और ज्यादा लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, चाहे खुद मेल्ट क्यों ना हो जाए। अरे भाई, मैं अपने वेट की वजह से तो उन्हें स्टार्टिंग में ही इसका लेवल राइज कर दिया ना, तो अब पूरा मेल्ट होने के बाद ये किसी तरह का कोई और लेवल इंक्रीज नहीं करेगा। जो प्यूरिटी ऑफ मिल्क होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसके अंदर कई सारे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देगा, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट है ना, आपके लिए कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपने अपने आप को परखें और अपने डाउट्स को वहां पर पुट करें, मुझसे डिस्कस करें। तो प्यूरिटी ऑफ मिल्क जो मेजर की जाती है वो लैक्टोमीटर से की जाती है। लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जो प्यूरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, जो ये बताता है कि इसके अंदर कितना प्योर है, कितना वाटर है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर कितना प्योर मिल्क है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा चैप्टर, खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। रिलेटिव डेंसिटी फ्लोट करता है आइस तो क्या कंडीशन रहती है, वाटर वेसल के अंदर आइस का रहना, प्योरिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी, मेटासेंट्रिक हाइट, और फोर्स ऑफ बोयंसी, सेंटर ऑफ बोयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सब डिस्कस किए गए हैं। साथ में कुछ यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए थे। बॉयंट फोर्स क्या है, इसके बारे में पूरा लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये भी डिस्कस किया गया है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जो जितना इसमें नहीं है उससे कहीं गुना बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आप हमारी मेहनत को एंजॉय करोगे। ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, फ्लोटेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आग लगा दो यार दोस्तों को बता के कि बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है यहाँ पर। ये पूरा एक लेक्चर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। आप मन लगा के इनको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।